हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम परमाणविक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। जब श्वेत प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो मेंशन कर लेते हैं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर यह 7 रंगों में 7 कलर विभाजित हो जाता है। इसमें 7 रंग की अलग अलग पट्टियां बनती है। इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये ट्राइंगल शेप में आता है निकोल प्रिज्म। लैब में आपने देखा होगा, जब इसमें श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और एक और कर लेते हैं 7। इसको याद करने की ट्रिक है विबग्योर, GYOR। वी से वॉयलेट बैंगनी, आई से इंडिगो, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी और आर से रेड लाल। यहां पर अगर हम देखें तो विचलन सबसे अधिक वॉयलेट का हो रहा है, नीले का हो रहा है, और सबसे कम विचलन किसका हो रहा है? रेड का। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 7 रंगों का जो विचलन है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें पता है कि रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इसीलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, वे बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोग्राफ से करते हैं। जो स्पेक्ट्रम है इसकी स्टडी किससे करते हैं? स्पेक्ट्रोग्राफ से। स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोग्राफ से करते हैं। श्वेत प्रकाश जो दृश्य क्षेत्र का है, ये
विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग होता है। जब द्रव्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण से अन्योन्य क्रिया होती है तो द्रव्य के परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में पुनः लौटते हैं तो विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। परिणाम स्वरूप हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उत्सर्जित और अवशोषित विकिरण की प्रकृति के आधार पर स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसको मेंशन कर लेते हैं। किस प्रकार की विकिरण अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, उसकी प्रकृति के आधार पर अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण की प्रकृति के आधार पर स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। और इसमें नंबर 1 हम ले रहे हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब कोई पदार्थ ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो विशेष विकिरण का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ से ऊर्जा के अवशोषण से या किसी पदार्थ से ऊर्जा के अवशोषण से उत्सर्जन से बना स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। किसी पदार्थ से ऊर्जा के उत्सर्जन से, जब वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो उसके बाद उत्सर्जन करेगा, तो किसी पदार्थ से ऊर्जा के उत्सर्जन से बना स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसी प्रतिदर्श को गर्म करके या विकिरणित करके उसको ऊर्जा देते हैं। परिणाम स्वरूप वो प्रतिदर्श ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, और ऊर्जा के अवशोषण के बाद जब वो उत्सर्जन करता है तो प्राप्त विकिरण को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो इसको हम यहां मेंशन कर लेते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए क्या करेंगे, प्रतिदर्श को गर्म करके या उस पर विकिरण डालेंगे, विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है।
जब हम प्रतिदर्श को गर्म करेंगे या जब उसको विकिरणित करेंगे, विकिरण डालेंगे, तो उसको ऊर्जा मिलेगी। ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा और ऊर्जा के अवशोषण के बाद ऊर्जा को निष्कासित करेगा। अब जैसे ही ऊर्जा का निष्कासन होगा तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब प्रतिदर्श, जब हमने इसको एनर्जी दी है तो ऊर्जा का अवशोषण कर लिया है, अब उत्सर्जन करेगा। जब प्रतिदर्श ऊर्जा का या ऊर्जा को निष्कासित करता है, यानी उत्सर्जित करता है, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। यदि आपको इस छोटी डेफिनेशन से दिक्कत हो रही है तो इसमें हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, किसी पदार्थ से ऊर्जा के अवशोषण के बाद उत्सर्जन से बना स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। पहले वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उसके बाद उसका उत्सर्जन करेगा। ये जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है ये दो प्रकार का होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। पहला सतत स्पेक्ट्रम और दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम। तो इसमें नंबर एक इसका सब हम ले लेते हैं, सतत कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम है जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसमें वॉयलेट, इंडिको और ब्लू एक दूसरे को अति व्यापित करते हैं, यानी कहीं भी ये स्पष्ट विभेदन नहीं है कि कहां वॉयलेट खत्म हो रहा है, कहां इंडिको स्टार्ट हो रहा है, या कहां इंडिको खत्म हो रहा है ब्लू स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो 7 रंग है ये एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं, ये लगातार होते हैं, इसीलिए ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, सतत स्पेक्ट्रम। तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम, या यूं कर लेते हैं, प्रिज्म में से गुजारने पर यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यह है 7 रंग, जो 7 कलर है, परस्पर ओवरलैप होते हैं, कहीं भी इनमें सेपरेशन नहीं होता, यानी बैंगनी का कुछ भाग इंडिगो के साथ, इंडिगो का कुछ भाग ब्लू के साथ अतिव्यापित रहते हैं। यह है स्पेक्ट्रम।
सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य का स्पेक्ट्रम। और इसके अलावा जो नेचर में हमें देखने को मिलता है इंद्रधनुष, जिसमें बैंगनी से लाल तक विभिन्न कलर होते हैं, ये सतत स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। दूसरा जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है वो होता है रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम को परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब देखो, रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इसमें विभिन्न रंगों के मध्य सेपरेशन होता है। किसी पदार्थ की गैस अवस्था में, यदि वो गैसीय अवस्था में है तो किसी पदार्थ की गैस अवस्था में परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है उसी को हम बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। इसमें विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों का उत्सर्जन होता है, जिनके बीच में काले रंग की पट्टियां होती है, अर्थात दो रंगीन पट्टियों के बीच में काले रंग की पट्टियां होती हैं। तो किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था में, जाहिर सी बात है गैसेज स्टेज एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से ही पॉसिबल है। जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तभी गैसीय अवस्था आएगी। तो किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था में परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें क्या होगा, इसमें विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण का उत्सर्जन होता है, जिसके बीच में काले रंग की पट्टियां होती है। अर्थात दो रंगीन पट्टियों के बीच में, मान लो ये रंगीन पट्टी है, ये रंगीन पट्टी है, इनके बीच में काले रंग की पट्टी होती है। जैसे यदि हम KCl के विलयन में प्लेटिनम के तार को डुबोकर बुनसन ज्वाला पर जलाएं तो यह है चमकीली बैंगनी रंग की ज्वाला देती है। पहले बैंगनी रंग की ज्वाला, फिर बैंगनी रंग की ज्वाला, तो बीच में क्या है, काले रंग की पट्टियां। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो ये स्पेक्ट्रम है, ये पहले रंगीन पट्टी, ये रंगीन पट्टी, तो इनके बीच में क्या है, काले रंग की पट्टियां। फिर ये रंगीन पट्टी, तो इनके बीच में क्या है, काले रंग की पट्टियां। ऐसा जो स्पेक्ट्रम है उसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बोर्ड को। सेकंड जो स्पेक्ट्रा है वो है अवशोषण स्पेक्ट्रा। या अवशोषण स्पेक्ट्रम,
अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है। जैसे यदि हम अपनी फोटो लें और फोटो के पास अपना नेगेटिव लगाएं तो फोटो हो जाएगी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह होता है। अभी हम बात करेंगे, क्योंकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हम उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहां पर अवशोषित जो विकिरण है उसके पश्चात जो बची हुई विकिरण है उसको हम तरंग दैर्ध्य को नोट कर रहे हैं। देखो फर्क क्या दोनों में, उत्सर्जित विकिरण को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो वो कहलाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और जब हम किसी श्वेत प्रकाश को किसी पदार्थ में से गुजारेंगे और वो किसी विशेष रंग वाली तरंग दैर्ध्य का अवशोषण कर लेगा, पीछे बचा जो प्रकाश है उसको जब हम निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। अर्थात ये एक दूसरे के क्या है, फोटोग्राफिक नेगेटिव। तो इसको पहले मैं मेंशन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक, पुराने टाइम में फोटो का नेगेटिव आता था, आजकल नहीं आता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह होता है। जब श्वेत प्रकाश को किसी पदार्थ के विलयन या रासायनिक पदार्थ में से गुजारा जाता है तो ये पदार्थ ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, फिर पारगमित जो प्रकाश है बचा हुआ उसको निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो देखो थोड़ा ध्यान देंगे, कोई विशेष बात नहीं है। श्वेत प्रकाश को विलयन में से गुजारने पर पारगमित कुछ एब्जॉर्ब हो गया है, बचा हुआ जो है पारगमित प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। देखो अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में फर्क का पता करने के लिए हमने एक प्रतिदर्श था उसको ऊर्जा दी और प्रतिदर्श क्या हो गया, उत्तेजित। तो ये है अपना उत्तेजित प्रतिदर्श। अब ये जो उत्तेजित प्रतिदर्श है ये उत्तेजित होने के बाद निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएगा। हमें पता है जब परमाणु ऊर्जा अवशोषित करके उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाएगा तो उच्चतम ऊर्जा स्तर में वो अस्थायी है, और जब वो उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो ये जो उत्तेजित प्रतिदर्श है ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और इस उत्सर्जित ऊर्जा यानी विकिरण को जब हम निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा इसको हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब दूसरा, हम श्वेत प्रकाश ले रहे हैं और इसको किसी पदार्थ के विलयन
या पदार्थ में से गुजार रहे हैं, यहाँ श्वेत प्रकाश। अब जब इस प्रतिदर्श में से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश की कुछ विकिरणों का यह अवशोषण कर लेगा। पीछे जो बची हुई है यानी जो पारगमित प्रकाश है, इसको जब हम निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे तो यहां जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम। बस दोनों में फर्क ये है, एक ऊर्जा के उत्सर्जन से प्राप्त हो रहा है और दूसरा ऊर्जा के अवशोषण से शेष प्राप्त तरंग दैर्ध्य से प्राप्त हो रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये उत्सर्जन है, जो उत्तेजित प्रतिदर्श से ऊर्जा के उत्सर्जन से प्राप्त हो रहा है, और ये जो स्पेक्ट्रम है ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है। ये श्वेत प्रकाश को प्रतिदर्श में से गुजार कर जो शेष प्रकाश है इसको जब निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वो है अवशोषण स्पेक्ट्रम। जाहिर सी बात है आपके समझ में आ गया होगा, ये एक्साइटेड है, वापस ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जो उत्सर्जित ऊर्जा है इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और यहां पर श्वेत प्रकाश को किसी पदार्थ की वाष्प या विलयन में से गुजार रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ विकिरण की तरंग दैर्ध्य का यह अवशोषण कर लेगा। पीछे जो पारगमित प्रकाश है इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे और जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो ये हमने इन दोनों स्पेक्ट्रम के प्रकार की बात की। अब कुछ इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। एक नाम आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड, जिस प्रकार हमारा यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, हर एक व्यक्ति का अद्वितीय फिंगरप्रिंट होता है, उसी प्रकार तत्वों के परमाणुओं का विशिष्ट रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। तो परमाणु का विशिष्ट रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, यानी हर एक प्रकार का परमाणु विशेष रंगों के या विशेष तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का ही उत्सर्जन करता है। ये जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में किया जाता है। तो रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संरचना में किया जाता है। रॉबर्ट बुनसेन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उपयोग तत्वों के पहचान में लिया गया। यानी रॉबर्ट बुनसन ने सर्वप्रथम जो रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है इसके उपयोग से तत्वों की पहचान की। इसके लिए रॉबर्ट बुनसन ने ज्ञात रेखीय स्पेक्ट्रम की तुलना अज्ञात प्रतिदर्श से करके तत्वों की पहचान की। तो इसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको बोलने में कि क्या बोला जा रहा है, तो इसको मैं नोट कर देता हूं। रॉबर्ट बुनसेन ने
ज्ञात रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की तुलना, जो पहले से ज्ञात है उसकी तुलना अज्ञात से की, तुलना अज्ञात प्रतिदर्श से करके तत्वों की पहचान की। जो ज्ञात स्पेक्ट्रम है उनको अज्ञात तत्वों के स्पेक्ट्रम से कंपैरिजन किया गया और उसके आधार पर तत्वों की पहचान की गई कि ये इस तत्व का स्पेक्ट्रम है। ये कार्य सबसे पहले रॉबर्ट बुनसेन नामक वैज्ञानिक ने किया। सूर्य में हीलियम गैस की उपस्थिति, हीलियम की उपस्थिति स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से ज्ञात की गई। अर्थात सूर्य में हीलियम गैस की खोज स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से की गई। कुछ तत्व जैसे रुबिडियम, सीजियम, इंडियम, थेरियम, गैलियम और स्कैंडियम, इन तत्वों की खोज इनके खनिजों के स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से की गई। इन तत्वों के खनिजों का स्पेक्ट्रा लिया गया और उसके एनालिसिस के आधार पर इन तत्वों की खोज हुई। तो यहां पर अपने परमाणविक स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। यदि मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।